हे गाइस, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। आज हम क्लास 12th के अगले चैप्टर की तरफ बढ़ चले हैं और हम कवर कर रहे हैं सिलेबस एज पर द लेटेस्ट सीबीएसई गाइडलाइंस फॉर 2022 एंड 23 बैच। तो ये इकलौता फिजिकल एजुकेटर ही इकलौता ऐसा चैनल है जो कि आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचा रहा है। ओके, तो हम करने जा रहे हैं आज चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिलेबस के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या चेंज है, टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या हमारे पास। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम इसके अंदर करने वाले हैं वो है फिटनेस टेस्ट, जो कि इंट्रोड्यूस किया साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट, और मतलब ये था स्कूल के बच्चों के लिए। सेकेंड, हम इसके अंदर पढ़ेंगे कंप्यूटिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR, और थर्ड हम जानेंगे रिकल एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट के बारे में। तो ये तीनों ही टॉपिक आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक जो कि है फिटनेस टेस्ट, जो कि इंट्रोड्यूस किया साई खेलो इंडिया फिटनेस, और ये था स्कूल के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये फिटनेस टेस्ट एक्चुअल में था क्या। तो अगर इसका इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा सा दूं तो क्या है, साई का फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि अलग अलग लेवल पे अपना लोगों को, नए टैलेंट को निकालना, उनके ऊपर वर्क करना और एनकरेज करना, लोगों तक पहुंचाना स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना, ये सारे काम साई निभाती है। ठीक है, तो साई ने क्या किया, स्कूल के अंदर बच्चों का और ज़्यादा स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट। इसके अंदर बच्चों का मोटर फिटनेस कंपोनेंट को चेक किया जाता था, और वो बच्चे कौन से होंगे, केवल और केवल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का। ठीक है, अब स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का ना जो एज ग्रुप है वो बहुत बड़ा है, तो इसको दो एज ग्रुप के अंदर बांटा गया। एक था 5 to 8 ईयर्स के बच्चे, जिसके अंदर फर्स्ट और सेकंड क्लास के जनरली बच्चे आते थे, और सेकंड थे इसके अंदर 9 to 18 ईयर्स के बच्चे, जिसके अंदर 4th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चे आते थे। अब इनका मोटर फिटनेस कंपोनेंट का टेस्ट किया जाता है। अब मोटर फिटनेस कंपोनेंट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है, उनका स्ट्रेंथ का टेस्ट, उनका एंड्योरेंस का टेस्ट, उनकी एजिलिटी का टेस्ट, ये सारे टेस्ट बारी बारी से उनके करवाए जाते थे, ताकि एक्चुअल में बच्चा कितना परफॉर्मिंग है हम वो जान सके। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं 5 to 8 ईयर्स के बच्चे, उनके लिए कौन कौन से टेस्ट होना जरूरी है। तो मतलब साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट के अंदर हम सबसे पहले उनका करते हैं BMI का टेस्ट, जो कि है बॉडी कॉम्पोजिशन के लिए, कि एक बंदे के अंदर कितना स्केलेटियल वेट है और बाकी उसके अंदर कितना मसल मास है। ठीक है, स्केलेटन हटा के कितना मसल मास है उसका। सेकंड आता है इसके अंदर फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, ये एक बैलेंसिंग टेस्ट है, उसका बैलेंस, बच्चों का बैलेंस चेक करने के लिए। फिर आता है प्लेट टैपिंग टेस्ट फॉर स्पीड एंड लिम्ब एबिलिटी। हम यहाँ पे प्लेट टैपिंग टेस्ट करते हैं ताकि बच्चे की स्पीड और उसका कोऑर्डिनेशन, यानी हमारा माइंड का हमारी बॉडी के साथ कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, उसका पता लगाया जा सके। ठीक है, और सेकंड जो था इसके अंदर, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 9 to 8 ईयर के बच्चों के लिए। ठीक है, इनके अंदर एक लिस्ट ऑफ टेस्ट दिए गए जो कि हमें करने थे। सबसे पहला BMI सेम, जो कि हमने बच्चों के लिए देखा। फिर आता है 50 मीटर स्प्रिंट टेस्ट और एक्सेलरेशन टेस्ट, कि उससे 50 मीटर की एक स्प्रिंट कराई जाएगी जिसके अंदर वो तेजी से भागेगा, और उसके अंदर हम उसका स्पीड और एक्सेलरेशन देखेंगे कि वो कितनी तेजी से उसने वो स्पीड पकड़ी और उसका टोटल स्पीड कैसा रहा। फिर एक 600 मीटर वॉक रन टेस्ट था, जिसके अंदर उसका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को चेक किया गया। ठीक है, फिर एक सिट एंड रीच टेस्ट था, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी का एक टेस्ट है। फिर एब्डोमिनल कर्ल अप्स, जिसके अंदर हम एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। फिर आता है हमारे पास पुशअप्स और मॉडिफाइड पुशअप्स, ये होता है हमारी अपर बॉडी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। तो ये लिस्ट ऑफ टेस्ट करवाए गए 9 to 8 ईयर्स के बच्चों के लिए, ताकि उनका एक्चुअल में वो कितने वर्दी हैं, वो कितने परफॉर्मिंग हो सकते हैं, हम उसका पता लगा सके टेस्ट के थ्रू। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 5 to 8 ईयर्स के बच्चे, उनका जो सबसे पहला टेस्ट था, जो कि है BMI टेस्ट।
तो सबसे पहले हम जानते हैं बीएमआई होता क्या है। तो बॉडी कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? बॉडी कॉम्पोजिशन जनरली डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा मसल मास और फैट इन द बॉडी, यानी हमारे बॉडी के अंदर मसल कितना है, स्केलेटल मसल्स कितने हैं और उसके अलावा फैट कितना है। ठीक है, जब मैं फैट और मसल का अलग अलग करूंगा तो वो कहलाता है हमारा बॉडी कॉम्पोजिशन, यानी वो किस रेशो के अंदर है। तो हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है उसको निकालने का तरीका है बीएमआई इज इक्वल टू वेट अपॉन में हाइट का स्क्वायर। वेट जो होता है वो हमेशा किलोग्राम्स के अंदर लिया जाता है और हाइट जो होती है वो मीटर्स के अंदर कैलकुलेट करी जाती है। अब पर्पस क्या है इस टेस्ट को करने का? ये टेस्ट को करने का, बीएमआई टेस्ट करने का पर्पस है ताकि हम उसके बॉडी का कॉम्पोजिशन का पता लगा सके। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यहाँ पे हम उसका हाइट और वेट के थ्रू एक जनरल आइडिया लगाते हैं कि उसका बॉडी कॉम्पोजिशन कितना है, क्योंकि बीएमआई के थ्रू एक्चुअल में उसका फैट परसेंटेज बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जस्ट हम एक हाइट और वेट का मैं बताऊं रेशो ही है बीएमआई। तो एक बंदा जिसका स्केलेटन हैवी है, मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो मैं एक 70 किलो का इंसान हूं और एक साथ मेरे साथ ही जो कि मेरे ही हाइट का मान लो 50 किलो का इंसान है। ठीक है, अब हो सकता है वो मेरे से ज्यादा मस्कुलर हो 50 केजीज में भी, और मैं 70 केजीज का होके भी उससे कम मस्कुलर हूं। हो सकता है मेरा स्केलेटल मास ज्यादा हो, क्योंकि बीएमआई जो है वो हमारे स्केलेटन के अंदर कितना वेट है उसको तो टोटली इग्नोर कर देता है, क्योंकि यहां पे हम ओवरऑल वेट लेके चलते हैं। ठीक है, यहां पे अगर आप बीएमआई के फॉर्मूले में देखोगे तो आप टोटल वेट लेते हो और डिवाइड में करते हो उसका हाइट का स्क्वायर। तो एक्चुअल में फैट परसेंटेज पता लगाना केवल हाइट और वेट के थ्रू वो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो हम बीएमआई जस्ट हम बॉडी कॉम्पोजिशन एक रफ आइडिया लगाने के लिए करते हैं। अब इसके लिए, इस टेस्ट को करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होगी? तो हमें एक फ्लैट सरफेस चाहिए, और फ्लैट और क्लीन सरफेस, एक वेइंग मशीन चाहिए जिसपे हम वेट कर सके, और एक हमें मेजरिंग टेप चाहिए जिसको हम दीवार पे चिपका के उसकी हाइट को मेजर कर सके। ओके, तो अगर मैं बताऊं इसका टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पार्टिसिपेंट के सबसे पहले शूज उतरवा दो, और कोई भी उसने बल्कि क्लोथ पहना हुआ है तो उसको भी उतरवा दो। हम पहले बात कर रहे हैं कि उसका हाइट को कैसे मेजर करना है और किन चीजों का ध्यान रखना है। हाइट मेजर करते हुए ध्यान रखना है कि सरफेस जो हो फ्लैट हो, और ऐसा हो कि मतलब हम ना उसको वॉल के पास लेके जाएंगे, जो मेजरिंग टेप है हमारे पास उसको वॉल के ऊपर हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर हम उनको बोलेंगे कि अपने दोनों पैर को एक साथ करके वॉल, अपनी बैक को वॉल के अगेंस्ट लगा दो। जैसे ही उनकी बैक वॉल के अगेंस्ट में लग जाएगी तो वो एक मतलब बिल्कुल लीनियर पोजीशन में आ जाएंगे एक। ठीक है, बिल्कुल एक स्ट्रेट पोजीशन के अंदर आ जाएंगे। फिर हम बोलेंगे उनको भाई सामने की तरफ देखो, जहां पे आपका आई है बिल्कुल उसी के सामने देखो, ना ऊपर देखो ना नीचे देखो, क्योंकि ऊपर नीचे देखने से आपके हाइट के अंदर डिफरेंसेस आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल शोल्डर को लेवल पे अपना मतलब आई लेवल पे ही हमें आगे देखना है, सामने देखते रहना है। और अगर आप मेजर कर रहे हो, किसी का हाइट मेजर कर रहे हो और आपकी हाइट जिस बंदे का हाइट मेजर कर रहे हो उससे छोटी है, मान लो मैं 5 फुट का हूं, मुझे एक बंदे की हाइट मेजर करनी है जो कि 8 फुट का है, तो मैं कैसे मेजर करूंगा? क्या मैं उसके ऊपर स्केल ऐसे कर करके तो मेजर नहीं कर पाऊंगा? मैं मार्क कैसे करूंगा कि कितना हाइट आया उसका? तो उसके लिए क्या करना है, या तो मैं बेंच का यूज कर सकता हूं। ठीक है, अगर मेरे पास कोई बेंच होगा तो मैं उस बेंच का यूज करके प्रॉपरली उस पर मार्क कर पाऊंगा। ठीक है, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। और जो भी हम हाइट को रिकॉर्ड करेंगे वो नियरेस्ट सेंटीमीटर में करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर एक क्लोजेस्ट यूनिट रहा। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूं वेट के लिए। वेट के लिए हम एक डिजिटल स्केल यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हम बोलेंगे उनको कि पहले ही जितने भी हैवी क्लोथ्स हैं आपके उसको पहले ही रिमूव कर दो, ताकि वो जो हैवी क्लोथ्स है उनका वेट आपके साथ कंबाइन ना हो जाए। एक हार्ड सरफेस को लेंगे जिससे वेइंग जो होगी वो प्रॉपर आ पाए। जो भी हम वेट रिकॉर्ड करेंगे वो नियरेस्ट डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर करेंगे। तो ये था हमारा बीएमआई टेस्ट। अब बीएमआई के हिसाब से जो भी उनका बीएमआई निकलेगा, जब हम उसको फॉर्मूले में डालेंगे जो कि था वेट अपॉन में हाइट का स्क्वायर, जब भी हम इस फॉर्मूले में डालेंगे और हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी उस वैल्यू को हम इस टेबल के साथ कंसीडर करेंगे कि अगर उनका वैल्यू जो होता है 18.5 से कम आता है तो मैं बोलूंगा भाई आपका वेट अंडर वेट हो, आपको वेट बढ़ाने की जरूरत है। अगर उनका वेट इसके बीच में लाई करता है तो मैं बोलूंगा हाँ आप नॉर्मल वेट के हो, आपका वेट चलेगा इतना। अगर 25 से ऊपर आता है तो वो ओवरवेट की कैटेगरी, और 30 से ऊपर वो ओबेसिटी की तरफ बढ़ चलते हैं। ठीक है, तो हम अपना वेट को मैनेज कर सकते हैं बीएमआई के थ्रू और एक हेल्दी वेट को मेंटेन कर सकते हैं।
सेकंड आता है इसके अंदर फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। अब ये टेस्ट क्या है? ये टेस्ट कराने का पर्पस है ताकि हम एक बच्चे का बैलेंस और उसके बॉडी की स्टेबिलिटी का अंदाजा लगा पाए। ठीक है, ये स्टेबिलिटी जनरली सिंगल लेग की स्टेबिलिटी को हम देख रहे हैं इस टेस्ट के अंदर। इसको कराने के लिए हमें बॉक्स, एक नॉन स्लिपरी इवन सरफेस की ज़रूरत है, एक स्टॉपवॉच की ज़रूरत है, एक ब्लॉक और बॉक्स या ब्रिक किसी भी एक मतलब सॉलिड शेप का जो भी हमें हाइट दे पाए उस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा, अब कराना कैसे है टेस्ट? अगर मैं टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताऊं तो यहाँ पे हम उसको एक सिंपल, अब बोलेंगे कि आप एक नॉर्मल दोनों पैर के ऊपर, दोनों पैर से एक साथ शोल्डर विड्थ अपार्ट खड़े हो जाइए। फिर हम बोलेंगे एक ब्रिक रख देंगे उसके सामने और बोलेंगे कि आपको उस ब्रिक के ऊपर पैर रखना है और दूसरे पैर को या तो आप बेंड करके उसको बटॉक्स की तरफ करो और हाथ से पकड़ लो, या आप फॉरवर्ड भी रख सकते हो। ठीक है, लेकिन फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट के अंदर जनरली बोला जाता है कि अगर आप पैर को बेंड करके अपने बटक्स की तरफ करके उसको होल्ड कर लो दूसरे लेग से, तो वो सबसे स्टेबल पोजीशन होगी। दूसरा हाथ हम सबसे आगे रखेंगे ऐसे। ठीक है, फिर हम क्या करेगा, जो भी इंस्ट्रक्टर होगा वो क्या करेगा, वो उसको बोलेगा स्टार्ट और टाइम को स्टार्ट कर देगा। जैसे ही एक बच्चा वो गिरता है तो उसको एक नेगेटिव पॉइंट दिया जाएगा, मतलब उसका फॉल को ना काउंट किया जाएगा। अब हमें करना क्या है, जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है उसको बैलेंस बना के रखना है, हमें नंबर ऑफ फॉल्स को काउंट करना है। नंबर ऑफ फॉल्स 60 सेकेंड के अंदर जितने होते हैं उसको काउंट करना है। अगर फॉल 15 टाइम से ज़्यादा हो जाते हैं फर्स्ट 30 सेकेंड्स के अंदर ही, अभी 30 सेकंड भी नहीं हुए और वो 15 से ज़्यादा बार गिर चुका है, तो हम क्या बोलेंगे, वो टेस्ट ही रद्द कर देंगे उसके लिए कि भाई आगे करने की ज़रूरत नहीं है, आपका टेस्ट टर्मिनेट हो जाता है यहीं पे। ठीक है, यानी उसका बच्चे का बैलेंस बहुत ज़्यादा खराब है। एक सजेशन दिया गया कि भाई जब भी आप टेस्ट ले रहे हो तो आप फोकस करो कि उनको बोलो कि आना, अगर आपका जो आई का मतलब आई बॉल है ना, अगर आप 10 जगह देखते रहोगे ना तो आपका बैलेंस खराब होगा। आप किसी एक स्टेशनरी पॉइंट की तरफ देखते रहोगे लगातार तो आपका बॉडी जो है वो बैलेंस बनाने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, अब ये कैटेगरी रखा गया, ये है स्टैंडर्ड उनका। जो बॉयज होते हैं अगर उन्होंने 60 सेकेंड के अंदर कोई फॉल नहीं किया, एक बार भी वो नहीं गिरे, तो उनको एक्सीलेंट दिया जाएगा। अगर वो 1 से 2 बार गिरते हैं तो उनको गुड, और ऐसे ही इस टेबल को हम आगे की तरफ पढ़ सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज के लिए दोनों के लिए अलग टेबल है। ओके, अब स्कोरिंग ही इसी हिसाब से की जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके बाद प्लेट टैपिंग टेस्ट। इसके अंदर क्या है, एक प्लेट दिया जाता है मेनली आपको, जिसके ऊपर आपको टैप करना होता है, और कैसे करना होता है हम वो डिटेल में अभी जानते हैं। सबसे पहले इस टेस्ट को करवाने का पर्पस क्या है, तो हम इसके अंदर स्पीड को, हमारे बॉडी का कोऑर्डिनेशन और हमारी एबिलिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ लिम्स, उन सबको चेक करने के लिए हम ये करते हैं कि हम अपने हाथ के साथ कितनी जल्दी जल्दी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मेनली हमें क्या करना है, टैप करना है प्लेट्स के ऊपर, जितनी तेजी से मैं कर सकता हूं उतनी तेजी से। ठीक है, अब हमें इसके अंदर चाहिए क्या क्या, एक टेबल चाहिए जिसको मैं एडजस्ट कर सकूं हाइट के हिसाब से। ठीक है, 2 येलो डिस्क चाहिए जिसके ऊपर मैं टैप करूंगा, और एक रेक्टेंगुलर मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप का कुछ भी एक रख दो जिसके ऊपर मैं दूसरा हाथ रखूंगा, और एक स्टॉप वॉच चाहिए। ठीक है, अब इसका टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हाइट का टेबल लेंगे और उसको सब्जेक्ट यानी जो भी हमारा बच्चा टेस्ट दे रहा है उसके हाइट के अकॉर्डिंगली उसको मैचअप कर देंगे। फिर 2 येलो डिस्क रखी जाएगी जो कि जिसका डायमीटर 60 सेंटीमीटर होगा, और उनके बीच में एक रेक्टेंगुलर प्लेट रखी जाएगी। ठीक है, दोनों तरफ डिस्क और बीच में एक रेक्टेंगुलर प्लेट, और जो भी उनका नॉन प्रेफरेबल हैंड है, अपना सबका ना एक हाथ होता है स्ट्रॉन्ग हैंड, एक होता है नॉन प्रेफरेबल हैंड। जैसे अगर आप राइट से लिखते हो तो आप राइट से लिख पाओगे, लेफ्ट से नहीं लिख पाओगे। ठीक है, लिखने में आपको दिक्कत आएगा। तो कई सारी एक्टिविटीज हम अपने राइट साइड ऑफ द बॉडी से ज्यादा करते हैं, जो लेफ्टी होते हैं वो लेफ्ट साइड से ज्यादा करेंगे। जो भी आपका प्रेफरेबल हैंड है आप उसको मूव करोगे, और जो नॉन प्रेफरेबल हैंड है आप उसको रेक्टेंगल के ऊपर रखेंगे। ठीक है, आपको रिपीटेडली मूव करना है अपने हाथ दोनों डिस्क की तरफ, और अपना हाथ जो होगा वो बीच में ही रहेगा। आपको ये एक्शन कंप्लीट करना है 25 कंप्लीट साइकिल्स, यानी 50 टैप्स करने हैं। साइकिल मतलब 1-2 बार टैप किया, इसको 1 काउंट किया जाएगा। तो 25 कंप्लीट साइकिल्स यानी आपको टोटल 50 टैप्स करने हैं उन दोनों सर्कल्स के ऊपर। अब
इसका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर सजेशन दिया जाए तो बोला जाएगा कि बच्चों को कि अपना ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी को थोड़ा लोअर रखोगे तो आप एक अच्छा बैलेंस बना पाओगे और जल्दी जल्दी टैप कर पाओगे। तो अगर 50 से ज़्यादा टैप होता है तो उसको एक्सीलेंट, 49 टू 40 तक होता है तो उसको गुड, और ऐसे ही आगे हम अपनी स्कोरिंग्स को दे सकते हैं उन बच्चों को। बढ़ते हैं अब 9 टू 18 ईयर्स के बच्चों के लिए, जो कि 4 टू 12th क्लास तक के बच्चों को हम ये टेस्ट करवा सकते हैं। तो इसके अंदर भी सबसे पहले आता है इनका BMI टेस्ट। तो BMI टेस्ट अगेन सेम एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा जैसा कि अभी हमने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जैसा जाना था, ठीक है। सेम मतलब वही रहेगा, टेस्ट को भी हमें वैसे ही करवाना है, कोई भी डिफरेंस किसी भी टाइप का नहीं है। ओके, आप नोट्स के लिए इनको नोट कर सकते हैं, लेकिन नोट्स भी एग्जैक्टली वैसे ही है। तो हम इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं और अपने बढ़ते हैं सेकेंड टेस्ट पे। सेकेंड टेस्ट है हमारा 50 मीटर डैश टेस्ट, ठीक है। अब ये 50 मीटर डैश टेस्ट क्या है, इसका पर्पस है करवाना ताकि हम उसकी स्पीड को जान सकें। अब 50 मीटर के अंदर एक ना मतलब हमें करना क्या है इसके अंदर, अगर मैं बोलूँ कौन से इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, तो हमें जस्ट एक मेजरिंग टेप चाहिए और एक 2 स्टॉप वॉचेस चाहिए। अब 2 क्यों चाहिए उसका रीज़न मैं बताता हूँ। और सबसे पहला प्रोसीजर रहेगा क्या, एक 50 मीटर का ट्रैक को आप मार्क कर लो मेजरिंग टेप से। 50 मीटर जैसे ही आप मार्क कर लोगे, 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है और आपको गो के कमांड के साथ जैसे ही वो भागना स्टार्ट करेंगे, आप टाइम को स्टार्ट करोगे, दूसरा बंदा खड़ा रहेगा फिनिश पॉइंट पे और जैसे ही वो आएंगे तो वो टाइम को स्टॉप कर देगा, ठीक है। या तो एक ही बंदा भी कर सकता है ये दोनों काम, लेकिन वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है अगर दोनों पोजीशन पे होते हैं कि यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे इतने पे पहुंचा, तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है। और टाइम को जो नोट किया जाता है वो 10th ऑफ द सेकेंड में किया जाता है। थर्ड आता है इसके अंदर 600 मीटर रन और वॉक टेस्ट। 600 मीटर रन और वॉक टेस्ट क्या है, इस टेस्ट के अंदर मेन पर्पस है हमारा बच्चे का एंड्योरेंस का पता लगाने, क्योंकि अब केवल 50 मीटर नहीं भागना, 50 मीटर हुआ इतना, तो 600 मीटर हुआ इतना बड़ा, तो हमें इतनी दूर तक जब लगातार भागना है और अगर आप भाग नहीं सकते तो आप वॉक कर लोगे भी तब भी चलेगा। लेकिन ना वॉक और भागना दोनों का मतलब, मैंने क्यों बोला कि वॉक कर लोगे तब भी चलेगा और भागने के लिए भी भागोगे तब भी चलेगा, तो यहाँ पे टाइम का इशू है। जितनी जल्दी आप टाइम को कवर अप करोगे उतना बेटर आपका परफॉर्मेंस। अगर आप टाइम में डिले करते हो, आपने देर में ये काम को खत्म किया, तो आपका परफॉर्मेंस उतना ही खराब रहा। तो यहाँ पे एक 600 मीटर का ट्रैक चाहिए और एक 2 स्टॉप वॉचेस चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट जो होगा वो जो भी स्टार्टिंग लाइन होगी उसके यहाँ पे खड़ा होगा और जैसे ही उसको कमांड दी जाएगी वो भागना स्टार्ट कर देगा और जैसे ही वो पहुंच जाएगा उसको फिनिश कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिट एंड रीच टेस्ट। सिट एंड रीच टेस्ट क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है आपकी लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को पता लगाना, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, FLEXIBILITY, ठीक है। तो आप अपने जब नोट्स बनाए तो आप इसको करेक्ट लीजिएगा। इक्विपमेंट के लिए हमें एक सिट एंड रीच बॉक्स चाहिए, जिसके अंदर ऐसा होता है, ये एक ऐसा बॉक्स टाइप का होता है, यहाँ पे एक लाइन से जा रही होती है, आपको दोनों हाथ ऐसे, जैसे बचपन में हम मछली बनाया करते थे, ठीक है, तो ऐसा मछली सा बना के इसको बॉक्स के ऊपर रखो और इसको स्लाइड करना है आगे की तरफ। और इसके ऊपर ना ये जो सिट एंड रीच बॉक्स होता है, इसके ऊपर ना यूनिट्स लिखी होती है, सेंटीमीटर्स के अंदर यूनिट्स लिखी होती है। तो आपको कोशिश करनी है आप ज्यादा से ज्यादा आगे जा पाओ। तो आपका पैर जो होगा, यहां से आप कितना आगे जा पाते हो वो मेजर किया जाता है, ठीक है। पैर से पहले का कुछ मेजर नहीं किया जाएगा, पैर के बाद आप कितना आगे जा सकते हो केवल और केवल वो मेजर किया जाता है। और आपको यहाँ पे मतलब बिना वार्म अप के जितना मैक्स टू मैक्स आप जा सकते हो और जाके 2 सेकेंड आपको उस मैक्स पोजीशन के अंदर होल्ड करना है, तो उस पॉइंट को आपको नोट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर पार्शियल कर्ल अप टेस्ट। पार्शियल कर्ल अप टेस्ट क्या है, ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर आप बॉडी का स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस का पता लगा सकते हो, लेकिन केवल और केवल एब्डोमिनल मसल्स के लिए। यहाँ पे क्या होगा, एक फ्लैट कुशन सरफेस चाहिए, एक रिकॉर्डिंग शीट चाहिए और एक पेन की जरूरत होगी हमें। यहाँ पे जो बंदा होगा वो पीठ के बल यानी अपनी सुपाइन पोजीशन पे लेट जाएगा और अपने पैरों को, अपनी हील्स को अपने बटक्स के तरफ लेके आएगा।
जब ये डिस्टेंस केवल और केवल 12 इंचेस का रह जाए, उस टाइम पे वो उठना स्टार्ट करेगा। अपने दोनों घुटनों के बीच में गैप बना के वही अगेन मछली बना के उसको आगे आना है और पीछे जाना है। तो इसके अंदर उसकी एब्डोमिनल मसल्स का यूज होगा। तो वो कितनी देर तक ये टेस्ट कर पाएगा, ठीक है, उसको एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा और उसको जमीन से ऊपर आना है और नीचे जाना है बार बार। तो कितनी देर तक ये एक रिदम में चलता रहेगा, वो कितने कर्लअप्स करता है, उसके हिसाब से उसको स्कोरिंग दी जाएगी। आगे आता है पुशअप टेस्ट, और ये केवल है बॉयज के लिए। पुशअप टेस्ट के अंदर हमारा कोई मतलब मेन पर्पस जो है वो है अपर बॉडी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस का पता लगाना। इसके करने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, एक मैट और एक रिकॉर्डिंग शीट, बस इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत है। एक प्रॉपर वार्म अप के बाद इस टेस्ट को करवाया जाएगा, क्योंकि इसमें अच्छा खासा स्ट्रेंथ यूज़ होता है। हमें बस ध्यान ये देना है, जब भी हम पुशअप करें तो हमारे एल्बो जो है, ये जो एंगल है यहाँ से हमारी बॉडी का और ये हमारे लिम्ब का जो ये एंगल है, जब हम हाथ रखेंगे, ये 90 डिग्री और ये 0 डिग्री, इन दोनों के बीच में यानी 45 डिग्री पे होना चाहिए। यानी मैं इस पोजीशन से करूंगा, ना तो मेरे हाथ ऐसे हो ना तो मेरे हाथ ऐसे हो, ठीक है, केवल और केवल इस पोजीशन से मैं पुशअप करना स्टार्ट करूंगा। ओके, तो ये 45 डिग्री का बिल्कुल एक आइडियलिस्टिक पोजीशन माना जाता है, जिसके थ्रू आप पुशअप करना स्टार्ट करेंगे और नंबर ऑफ काउंट ऑफ पुशअप्स को नोट किया जाएगा, जितने भी आप मैक्सिमम हिट कर सको। ओके, आपका चेस्ट जो है वो टच होना चाहिए ग्राउंड को, और आपकी लोअर बॉडी प्लैंक पोजीशन के अंदर, मतलब आप पूरी बॉडी कंप्लीटली प्लैंक पोजीशन के अंदर ही रहनी चाहिए। लड़कियों के लिए एक लेके आए ये मॉडिफाइड पुशअप टेस्ट, जिसके अंदर पुशअप को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया, और इसके अंदर जो हमारा मेन पर्पस रहा वो सेम रहा कि भाई अपर बॉडी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस का पता लगाना। करवाने के लिए भी कुछ नहीं चाहिए, जस्ट मैट और रिकॉर्डिंग शीट, जो कि सेम चाहिए था। प्रोसीजर भी वही रहेगा, हाथ जो वो 45 डिग्री के एंगल पे हो। बस एक चीज इसके अंदर इजी कर दिया गया कि लड़कियों को चांस दिया गया कि आप भाई अपने नीज को ग्राउंड के ऊपर टच करके रख सकते हो। आप ग्राउंड पे नीज को टच करके फिर आप पुशअप कर सकते हो, ठीक है। जबकि लड़कों के लिए ऐसा नहीं है, उनको प्लैंक पोजीशन के अंदर ही रहना, कंप्लीटली प्लैंक पोजीशन के अंदर। ओके, और सेम टेस्ट रहेगा, नंबर ऑफ रिपीटेशंस को काउंट किया जाएगा कि आपका चेस्ट कितनी बार ग्राउंड को टच होता है। आगे आता है कंप्यूटेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी हमारा बीएमआर। अब पहले है ना थोड़ा सा जानते हैं बीएमआर के बारे में। बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये होता क्या है? Even when resting, our body burns some calories by performing basic functions of to sustain life। जब भी हम कोई भी काम नहीं कर रहे, मान लो मैं चुपचाप अगर ऐसे हाथ पे हाथ डाल के बैठ जाऊं चुपचाप, या मैं किसी भी एक पोजीशन मेडिटेशन के अंदर बैठ जाऊं, या लेट जाऊं, या सो रहा हूं, कुछ भी एक्टिविटी कर रहा हूं, कोई एक्टिविटी ना कर रहा हूं, तब भी मेरे यहाँ ना कुछ बेसिक फंक्शन जो है ना वो हमेशा होते रहेंगे मेरी बॉडी के अंदर। जैसे मेरी बॉडी हमेशा सांस लेती रहेगी, ब्रीदिंग होता रहेगा। बॉडी के अंदर सर्कुलेशन, यानी हमारे ब्लड का सर्कुलेशन होना, हमारे न्यूट्रिशन का सर्कुलेशन होना, हमारे वेस्ट का सर्कुलेशन होना, कि वेस्ट जो होगा वो मतलब अलग बॉडी से निकालने का वो होना, तो वो सारा सर्कुलेशन चलता रहेगा। न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो प्रोसेस होते रहेंगे, यानी डाइजेशन चलता रहेगा। हमारा सेल प्रोडक्शन, यानी हमारे बॉडी जहाँ पे भी सेल का रिक्वायरमेंट है उसके लिए सेल प्रोड्यूस करती रहेगी। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन है जो कि चलते ही रहेंगे, ना तो हम इसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारे हाथ में नहीं है। ये एक इनवॉलंटरी फंक्शन है जो कि हमारी बॉडी करती ही रहेगी, ठीक है। तो जब मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा तब भी मेरी बॉडी के अंदर ये सारी एक्टिविटीज हो रही है। अब ये एक्टिविटीज होने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए होता होगा, ऐसा तो नहीं है कोई बिना एनर्जी के, बिना फ्यूल के तो कोई गाड़ी नहीं चल सकती। तो ये सारी एक्टिविटीज के लिए भी हमारी बॉडी एनर्जी कंज्यूम करती है, ठीक है। तो वो जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट बोला गया। बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द नंबर ऑफ कैलोरीज ऑफ योर बॉडी नीड टू अकम्प्लिश द मोस्ट बेसल लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस, यानी हमारी ये जो फंक्शन है, ये जो बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन है जिसके वजह से आप जिंदा रहते हो, ये जब एक्टिविटीज करती है और इस एक्टिविटीज को करने की वजह से आपकी बॉडी जो कैलोरीज बर्न कर रही है, तो उसको बोला गया बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी हमारा बीएमआर। अब इसको अगर मैं बताऊं कि एक ना बहुत मिलता जुलता टर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट और रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, दोनों के अंदर फर्क समझो। एक चीज होती है कि मैं कोई काम नहीं कर रहा, मैं लेटा हुआ हूं। सेकंड है कि लेकिन मैं लेटा हुआ भी हूं ना, तब भी मेरे अंदर कोई ना कोई फंक्शंस चल रहे हैं। सेकंड है कि
मैं मतलब बिल्कुल बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसके अंदर मेरी बॉडी के ही केवल और केवल फंक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे। एक बार इसको रीड करते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी हमारा बीएमआर, जो कि यूज किया जाता है इंटरचेंजिंगली विद, मतलब हम ना जनरली कंफ्यूज होते हैं बीएमआर और आरएमआर के बीच में। बीएमआर यानी हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट और आरएमआर यानी हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। ये दोनों है ना बहुत सिमिलर टर्म्स है और इनको ना हम कई बार एक दूसरे की जगह पे यूज कर देते हैं। बीएमआर जो है वो है मिनिमम कैलोरीज जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होती है जब भी हमारी बॉडी रेस्ट पोजीशन पे हो ताकि वो अपने बेसिक फंक्शन कर सके। ठीक है, जबकि हमारा आरएमआर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ कैलोरीज योर बॉडी बर्न्स ड्यूरिंग रेस्ट। अब एक चीज समझो, इन दोनों चीजों के अंदर बेसिक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। अगर मैं बात कर रहा हूं बीएमआर की, उसके अंदर मैं कोई एक्टिविटी नहीं हूं, मैं बिल्कुल आइडियलिस्टिक पोजीशन में हूं। मान लो एक बंदा कोमा में है, कोमा में भी है तब भी उसके बेसिक फंक्शंस हो रहे हैं तभी वो जिंदा है। अगर उसके बेसिक फंक्शंस हो रहे हैं तब भी उसकी बॉडी कंज्यूम कर रही है कैलोरीज। ठीक है, वो रेस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, उसके अंदर बेसिक फंक्शंस हो रहे हैं। तो वो फंक्शंस का होना, जो बेसिक फंक्शन है कि वो ब्रीथ कर पा रहा है, रेस्पिरेट कर रहा है, ठीक है, सेकंड उसका कि सर्कुलेशन चल रहा है, ये सारी एक्टिविटीज हो रही है तब भी वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, वो है हमारा बीएमआर। जबकि हमारा आरएमआर जो होता है, जब मैंने कोई एक्टिविटी किया, अब मुझे उसे रिकवर होने के लिए रेस्ट करना पड़ता है। अब मैं उस रेस्टिंग पोजिशन में बैठा जहां पे मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा और मैं अपनी बॉडी को रिकवर कर रहा हूं, तब मुझे हायर नंबर ऑफ कैलोरीज चाहिए होती है बीएमआर से। तो आरएमआर का जो वैल्यू होता है ना हमेशा ज्यादा आता है बीएमआर से। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ आया। ऑल्दो बीएमआर और आरएमआर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन हम मतलब बहुत स्लाइट डिफरेंस है और मतलब मेजर करना दोनों को ही बहुत मुश्किल होता है। हम कई बार ना इसमें कंफ्यूज होकर बीएमआर की जगह हम आरएमआर बोल देते हैं, आरएमआर की जगह बीएमआर यूज कर लेते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब समझाने में हमारा गड़बड़ हो जाता है कई बार। सेकंड आता है अब इसके अंदर कि बीएमआर को कैलकुलेट कैसे किया जाए यानी कैसे नापा जाए। तो बीएमआर क्या है, इन्फ्लुएंस होता है हमारे कई सारे फैक्टर से, जैसे एज से। ठीक है, जो जवान बच्चा होगा उसका बीएमआर जो होगा वो ज्यादा आएगा, जबकि बूढ़ा जो आदमी होगा उससे, बूढ़ा बच्चा तो हो नहीं सकता। वेट के हिसाब से, ठीक है, वेट अगर ज्यादा होगा तो बीएमआर उसको ज्यादा चाहिए, मतलब बीएमआर उसका ज्यादा होगा। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, वो कैसा खाना खाता है उसके डाइट के अकॉर्डिंग, और वो कैसी एक्सरसाइजिंग हैबिट्स है उसके अकॉर्डिंग। अब एक्सरसाइज वगैरह इन सब से ये सारे फैक्टर जो होता है आपके बीएमआर के ऊपर फर्क डालेंगे कि आपकी बॉडी को कितना ज़रूरत है। क्योंकि एक बात समझो, ये सारे फैक्टर कैसे इफेक्ट डालेंगे। मैं बोलूँ कि अगर मैं कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा, स्टिल ज़्यादा ऊपर नीचे होगा तो फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, एक बूढ़ा बंदा जो होगा वो मतलब उसका मसल मास कम होगा, जवान होगा उसका मसल मास ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज करता है उसका मसल ज़्यादा होंगे, उसको ज़िंदा रहने के लिए ज़्यादा एनर्जी को ज़रूरत होगी, ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा उसकी बॉडी को। जबकि जो बूढ़ा जिसका मसल मास कम है उसको कम एनर्जी में ही काम हो जाएगा। तो ये कुछ सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपके बीएमआर, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ये, कि इस फैक्टर की वजह से आपका कितना बीएमआर आने वाला है वो आपको पता चलेगा। तो हमारे इन फैक्टर्स के लिए हमने रिलेशन में डाला क्या, अगर एक बंदा सेडेंटरी लाइफस्टाइल में रहता है यानी कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करता, तो उसका बीएमआर को हम 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर एक पर्सन जो है वो लाइट एक्टिविटी में रहता है, जो कि हफ्ते में 1 से 3 दिन एक्सरसाइज कर लेता है, तो उसके बीएमआर को हम 1.375 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बंदा जो कि मॉडरेटली एक्टिव है यानी वीक के अंदर 3 से 5 दिन ट्रेनिंग करता है, तो हम उसके बीएमआर को 1.55 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और एक बंदा जो कि हाईली एक्टिव है, जो कि 6 से 7 दिन ट्रेनिंग करता है, तो उसके बीएमआर को हम 1.725 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बंदा जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्टिव है, जो कि बहुत हाई इंटेंसिव एक्सरसाइजेस करता है, अपने स्केड्यूल को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रहता है और वीक के अंदर 6 से 7 दिन ट्रेनिंग करता है, तो हम उसके बीएमआर को 1.9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये है एक लंबा चौड़ा बीएमआर का फॉर्मूला। ठीक है, बीएमआर का फॉर्मूला क्या है, एक वैल्यू है फिक्स्ड 88.362। ये क्यों लिया जाता है आप ये जानेंगे अगर आप बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन करेंगे आगे। अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है तो मैं इसको इतना एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा। इसके अंदर प्लस किया जाता है 1.3
4.97, उसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा आपका वेट जो कि होगा केजीज के अंदर, फिर 4.799 उसमें मल्टीप्लाई करी जाएगी हाइट जो कि होगी सेंटीमीटर के अंदर, और आपका 5.677 जो कि होगा आपका एज जो कि होगा ईयर्स के अंदर। ठीक है, उसको जब आप पुट कर दोगे इन सारी वैल्यूज को, तब आपका एक BMR का वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, यानी आपको इतना कैलोरीज चाहिए ही चाहिए ताकि आपका जो बेसिक फंक्शन है, आप जिंदा रहने के लिए आपको इतना कैलोरी चाहिए, बेशक से आप कोई एक्टिविटी ना करो तब भी आपको इतना कैलोरीज तो चाहिए ही चाहिए। फिर एक एग्जांपल दे रखा है, अगर एक बच्चा जिसका 66 kg वेट है और 167 मीटर हाइट है और 19 ईयर्स का है, तो उसको भाई कम से कम 1495 कैलोरीज तो चाहिए ही चाहिए ताकि उसकी बेसिक बॉडी जो है बेसिक फंक्शन को तो कर पाए। ठीक है, उसको जिंदा रख पाए। चलिए अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है रिकल एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। अब ये टेस्ट एक्चुअल में है क्या, तो रिकल एंड जोन्स जो थे मतलब दो एक बंदे थे जिन्होंने सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया था 2001 के अंदर। इस टेस्ट का मतलब निकालने का रीजन क्या था, उन्होंने बोला देखो भाई जो बूढ़े लोग हैं ना, या अगर जब तक उनको कोई दिक्कत नहीं होगी तब तक हमें पता नहीं चलेगा, तो उनके दिक्कत को भाई हम पहले ही पता लगा ले, तो उसके लिए हम ये टेस्ट ले लेते हैं। तो उनके हेल्थ रिलेटेड रिस्क का पहले से अंदाज़ा लगाने के लिए ये टेस्ट लिया जाता है, और ये एक ना सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि ये टेस्ट को परफॉर्म करते हुए उनको कोई दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, तो हम इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। अब इस टेस्ट के अंदर चीज़ें क्या क्या आती है, तो आता है हमारे पास चेयर स्टैंड टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट और 6 मिनट वॉक टेस्ट। बारी बारी से हम सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चेयर स्टैंड टेस्ट। चेयर स्टैंड टेस्ट क्या है, इसके अंदर बंदे की लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है, जिसके अंदर जो एक पर्सन होगा वो चेयर पे बैठेगा और खड़ा होगा, बस इसको इतना ही करना है। ठीक है, इसके लिए रिक्वायरमेंट आपको एक चेयर का जिसके मतलब एक बैक हो, मतलब इसका एक बैक होना चाहिए चेयर का, जहां पे वो अपना बैक टिकाए फिर वापस से उठे। चेयर की हाइट कम से कम 44 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपके पास एक स्टॉप वॉच होना चाहिए। इसके अंदर किया क्या जाएगा कि 30 सेकेंड तक उसको रिपीटेडली अप एंड डाउन बार बार करना है। चेयर पे बैठना है, खड़ा होना है, बैठना है, खड़ा होना है, और वो मिडल ऑफ द चेयर में बैठेंगे। ठीक है, 30 सेकेंड तक वो जितने बार बैठेंगे खड़े होंगे, फिर हम काउंट करेंगे, उसके हिसाब से हम उसको स्कोरिंग देंगे। ठीक है, स्कोरिंग देने का हिसाब ये है नॉर्म्स मेंस के लिए, ये है नॉर्म्स फीमेल्स के लिए। 30 सेकंड के अंदर उन्होंने कितना बार ऊपर नीचे किया, मतलब कितनी बार बैठे और खड़े हुए, तो उसके हिसाब से ये स्कोरिंग दिया जाएगा। बिलो एवरेज रहेगा अगर 14 बार से कम किया, अबव एवरेज रहेगा अगर 19 बार से ज्यादा किया। एवरेज है 14 से 19 अगर एज उनका 60 to 64 है। एज के हिसाब से हमें ये नंबर ऑफ काउंट्स दिए गए। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्म कर्ल टेस्ट। आर्म कर्ल टेस्ट क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, आर्म के अंदर कुछ भी रख के हमें उसके कर्ल करना है बस। ठीक है, आर्म कर्ल टेस्ट इज अ टेस्ट टू मेजर द अपर बॉडी स्ट्रेंथ। अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए आर्म कर्ल टेस्ट को किया गया। इसका पर्पस था जस्ट अपर बॉडी स्ट्रेंथ को और एंड्योरेंस का पता लगाना। अब इसके अंदर आपको ध्यान रखना है क्या कि अगर आप फीमेल का करा रहे हो तो आपको 5 पाउंड का वेट देना है, और अगर मेल का करवा रहे हो तो 8 पाउंड्स का वेट देना है। चेयर होनी चाहिए, लेकिन चेयर के अंदर कोई आर्म्स नहीं होने चाहिए, वरना आर्म्स का मतलब होता है यहाँ पे ये जो ऐसा आर्म्स होती है ना, तो ये विदाउट आर्म वाली चेयर चाहिए और एक स्टॉप वॉच चाहिए, ताकि विदाउट आर्म वाली होगी तभी वो प्रॉपरली हाथ नीचे और ऊपर कर पाएंगे। ठीक है, इस टेस्ट को करवाना कैसे है, 30 सेकंड के लिए ये टेस्ट चलेगा। उनको बोलेंगे, हम बोलेंगे स्टार्ट, और वो काउंट करेंगे, मतलब आर्म को एग्जैक्टली पूरा नीचे एक्सटेंड करेंगे एल्बो को, और फिर फ्लेक्स करेंगे, एक्सटेंशन फ्लेक्शन, ये लगातार चलता रहेगा। और कोशिश करेंगे कि वो पूरा इसको स्क्वीज करे, पूरा उसको रिलैक्स करे, और ये लगातार 30 सेकंड तक जितने वो कर्ल कर पाएंगे एक रेगुलेटेड कंट्रोल्ड मैनर के अंदर। ऐसा नहीं कि उन्होंने ये वेट गिरा दिया, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। उनको बोलेंगे आराम से नीचे लेके जाना है और स्ट्रांगली ऊपर लेके आना है। ऐसा नहीं यूं गिरा दिया फिर यूं एकदम से उठाया, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ मतलब मेजर करने के लिए उनकी एक्चुअल में, क्योंकि अगर ऐसे वो ड्रॉप करे तो वो उनकी स्ट्रेंथ नहीं हुई। ओके, अब नंबर ऑफ कर्ल्स 30 सेकंड के अंदर कितने किए गए उसके हिसाब से इन नॉर्म्स को अपनाया जाएगा और आप उनको स्कोरिंग दे सकते हैं।
नेक्स्ट आता है आपके पास सिट एंड रीच टेस्ट। सिट एंड रीच टेस्ट जो कि अगेन हमने बात करी थी, फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसका रोल है कि भाई आप मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है आपको वो मेजर कर पाऊंगा, और लेकिन केवल और केवल लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी का पता लगाने में हेल्प करता है। इससे आप करने के लिए आपको एक रूलर चाहिए, एक चेयर चाहिए, और चेयर की हाइट जो है वो 44 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि नॉर्मल लोगों के साथ हमने क्या किया था, एक सिट एंड रीच बॉक्स का यूज़ किया था, जबकि अब हम सीनियर सिटीजन के साथ डील कर रहे हैं तो उनका जनरली ग्राउंड में ना बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर वो हेल्दी स्टाइल को, लाइफ स्टाइल को नहीं अपना रहे तो उनके लिए एक चेयर का यूज़ किया जाता है। चेयर के कॉर्नर पे वो बैठेंगे और ऐसे बैठेंगे कि भाई वो प्रॉपरली बैलेंस बना सके विदाउट गिरे हुए, ठीक है। अगर गिर जाएंगे तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो वो चेयर के एड्ज पे बैठेंगे, अपना एक फुट को स्ट्रेट करेंगे बिल्कुल, ठीक है, और दोनों हाथ से अगेन मछली बनाते हुए अपने फुट की टिप को टच करने का कोशिश करेंगे, ओके। अगर वो इसको सरपास कर सकते हैं तो वो इसको सरपास करके आगे भी लेके जा सकते हैं अपने हैंड को। अब उनको स्कोर किस हिसाब से दिया जाएगा, अगर वो मतलब उनका जो टो है और फिंगर्स है उनके बीच में गैप रहता है तो उनको दिए जाएंगे नेगेटिव पॉइंट। अगर वो टो को टच कर देते हैं तो उनको दिया जाएगा 0, और वो टो को ओवरलैप करके आगे बढ़ जाते हैं तो उनको दिया जाएंगे पॉजिटिव पॉइंट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बैक स्क्रैच टेस्ट के बारे में। बैक स्क्रैच टेस्ट क्या है? ये एक टेस्ट है जिसके अंदर हम बॉडी की अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी पता लगा सकते हैं। इसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं किसी भी इक्विपमेंट की, जस्ट आपको एक रूलर चाहिए, ठीक है। लोअर बॉडी के लिए हमने किया सिट एंड रीच टेस्ट, और अपर बॉडी के लिए हम कर रहे हैं बैक स्क्रैच टेस्ट, ठीक है। ये पोजीशन आपने जनरली देखी होगी योगास के अंदर भी कि हम ऐसा पोजीशन को जनरली अपनाते हैं, ठीक है। नाम मुझे एक्चुअल में याद नहीं आ रहा इस आसन को क्या बोलते हैं, लेकिन ये आसन आपने जरूर किया होगा। तो इसके अंदर आपको कोशिश करनी होती है कि आप अपने हाथ को पीछे ले जाओ, दूसरे हाथ को ऐसे ले जाके ऐसे उसको टच करने का कोशिश करना है, ठीक है। कई लोगों के बीच में ऐसा गैप रह जाएगा, वो इसको दोनों हाथों को टच नहीं कर पाएंगे। कई लोग मतलब बहुत ज्यादा आगे तक पहुंचा पाएंगे, अपने रिस्ट तक को टच कर देंगे, फिंगर्स तो छोड़ो वो रिस्ट को भी टच कर देंगे। तो वो आपकी अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को बताता है। अब स्कोर किस हिसाब से दिया जाएगा? अगर आपके फिंगर टिप्स के बीच में गैप रहता है तो आपको नेगेटिव पॉइंट, अगर आपने टिप्स टच कर दिया तो आपको 0, और अगर आप ओवरलैप कर दे तो दोनों फिंगर को, मतलब ये दोनों फिंगर्स है, इसको आप ओवरलैप करके आगे बढ़ गए तो आपको पॉजिटिव पॉइंट्स दिए जाएंगे। जितना आगे बढ़ोगे उसके हिसाब से आपको स्कोरिंग दी जाएगी, ठीक है। जितना आगे बढ़ोगे उसको इंचेस के अंदर मेजर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट है, ये एक बैलेंसिंग टेस्ट है जिसके अंदर एक पर्सन का बैलेंस को चेक किया जाता है कि वो मूव होते हुए अपना बैलेंस प्रॉपरली बना पाते हैं या नहीं बना पाते। इसके अंदर पर्सन की स्पीड को और एजिलिटी को भी मेजर किया जाता है। और यहाँ पे हमें ज़रूरत है एक चेयर की जिसके पास एक स्ट्रेट बैक हो, 44 सेंटीमीटर उस चेयर की हाइट हो। जब भी चेयर की बात आएगी उसका हाइट 44 सेंटीमीटर याद रखिएगा। हमारे पास एक स्टॉप वॉच, एक कोन मार्कर, एक मेजरिंग टेप और एक एरिया होना चाहिए जहाँ पे ना बिल्कुल प्लेन एरिया हो। जो भी डिस्टेंस है उसके बीच में कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। हमें ऐसा करना है कि 8 स्टेप लेने हैं और वहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एक प्लेन एरिया होना चाहिए साफ सुथरा से, ठीक है। अब उसके अंदर परफॉर्म कैसे करना है, उनको 8 फीट या 8 मीटर का एक डिस्टेंस को कवर करना है। 8 फीट का एक डिस्टेंस को कवर करना है। पर्सन जो होगा वो चेयर पे पहले बैठा होगा, उसको कमांड दिया जाएगा कि खड़े होके जाओ, तो वो खड़े होके सीधा सीधा जाएगा 1 फुट के बाई फुट, यानी जैसे अगर उसका ये रहा फुट तो नेक्स्ट फुट इसी के आगे पड़ना चाहिए। एक स्ट्रेट लाइन के अंदर वो बढ़ते बढ़ते ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते वो जाएगा और इस कोन को यू कर्ल करते हुए वापस आके बैठेगा, ठीक है। तो इसको बोला गया 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, ठीक है। इसके लिए पार्टिसिपेंट को 2 ट्रायल हम मैक्सिमम दे सकते हैं। उस 2 ट्रायल के अंदर इसको बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म करना है। अब इस टेस्ट के अंदर होता क्या है, हम टाइम को रिकॉर्ड करते हैं कि उन्होंने कितने टाइम में ये टेस्ट को कंप्लीट किया, और टाइम जो होता है 1/10 की सेकेंड के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट आता है 6 मिनट वॉक टेस्ट।
6 मिनट वॉक टेस्ट क्या है? एक एरोबिक एंड्योरेंस टेस्ट है जिसके अंदर हम उनकी एरोबिक कैपेसिटी को मेजर करते हैं। उसके अंदर रिक्वायरमेंट है केवल एक मेजरिंग टेप और स्टॉप वॉच का, और कुछ ऐसा खास रिक्वायरमेंट नहीं है। जो इसका प्रोसीजर रहेगा वो कैसा है कि आपको एक 50 मीटर का यार्ड दिया जाएगा, आपको उसके अंदर एक वॉक करना है 6 मिनट्स तक, लगातार आप वॉक करते रहेंगे। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर एरिया जनरली इसके लिए यूज किया जाता है, लेकिन अगर रेक्टेंगुलर नहीं भी होगा तब भी चलेगा। ठीक है, अब इस टेस्ट के अंदर मेन क्या है कि आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, उसके हिसाब से आपको स्कोर दिया जाएगा। जो डिस्टेंस कवर किया आपने 6 मिनट्स के अंदर, यहाँ पे मंथ्स हो गया, इसको मिनट्स कर दीजिए। ठीक है, तो 6 मिनट्स के अंदर आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, उस डिस्टेंस के हिसाब से और आपकी एज के अकॉर्डिंगली आपको स्कोर्स दिया जाएगा। तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट है आपके लिए एक क्वेश्चन पूछा गया क्या, व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ कंडक्टिंग सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट ऑन रेगुलर इंटरवल्स? सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट क्यों कराओ भाई, क्या जरूरत है? तो क्या जरूरत है वही आपको समझाना है, और रेगुलरली करवाने की क्या जरूरत है वो आपको बताना है। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो होगा आपका नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को फॉर फर्दर वीडियोस, और सब्सक्राइब करिए चैनल को। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।